नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और आज की वीडियो में आपका ज्योग्राफी की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ, तो ध्यान से देखना क्योंकि ये क्वेश्चन कभी ना कभी आपके एग्जाम में बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन आपका होता है केरल राज्य में। तो ऑप्शन होगा सी इज़ राइट आंसर। प्राकृतिक रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन केरल में होता है, इस बात को याद करना। अगला है, केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो संस्थान पूछा है केंद्रीय मिट्टी और जल संरक्षण अनुसंधान। ये आपका ऑप्शन दिए गए हैं हैदराबाद, बेंगलोर, लखनऊ। तो राइट आंसर होगा आपका देहरादून में। केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान संस्थान आपका देहरादून में है। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मृदा कितने प्रकार की होती है। तो ऑप्शन दिए गए हैं 4, 3, 2, 6। तो जलोढ़ मृदा आपकी 2 प्रकार की होती है, एक होती है बांगर और एक होती है खादर। और कहीं कहीं पे 4 भी दिया गया है। 4 यानी कि बांगर, खादर और भाबर और तराई। तो आप ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा। तो बांगर होती है आपकी जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। तो ऑप्शन होगा आपका सी इज़ राइट। भारत के उत्तर पूर्वी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में किसके द्वारा वर्षा होती है। ऑप्शन दिए गए हैं उत्तर पूर्वी मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिणी पश्चिमी मानसून और या उपयुक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर होगा पश्चिमी विक्षोभ से। जो उत्तरी मैदान होते हैं शीत ऋतु में, वहाँ पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। इस बात को आप ध्यान देना कि जो उत्तरी वाले मैदान होते हैं वहाँ पे क्या होता है, शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। अगला है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है। ऑप्शन दिए गए हैं लेह, जयपुर, अहमदाबाद या राजस्थान। तो भारत में सबसे कम वर्षा होती है आपकी लेह में। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है। अब पूछा गया है उत्तर पूर्वी मानसून। तो ऑप्शन देखिए, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय या तमिलनाडु। तो आपका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो वर्षा होती है वो होती है आपके उत्तर पूर्वी मानसून या लौटते हुए मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो जोग वाटरफॉल पूछा है। तो ये आपका शरावती नदी पर है। जोग या इसको गरसोप्पा भी बोलते हैं, शरावती नदी पर है और कर्नाटक राज्य में यह स्थित है। ठीक है, कर्नाटक में। इसी को गोरसप्पा भी बोलते हैं, गरसोप्पा। इसकी हाइट देखते हैं 255 मीटर। तो ये आपकी शरावती नदी पर है जोग जलप्रपात। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन करने वाली नदी, यानी कि अपना रास्ता चेंज करने वाली नदी कौन सी है, जो सबसे ज़्यादा अपना रास्ता बदलती है। वो है आपका, ऑप्शन दिए गए हैं सोन, दामोदर, कोसी या तापी। तो कोसी नदी आपका पथ परिवर्तन के लिए जानी जाती है। तो कोसी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी महानदी, गोदावरी, दामोदर या फिर नर्मदा। तो प्रायद्वीपीय भारत की आप यानी कि प्रायद्वीपीय भी कह सकते हैं और दक्षिण भारत की भी सबसे लंबी नदी है आपकी गोदावरी। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इसका जो उद्गम होता है ये महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर नामक एक जगह से होता है, नासिक जिले से।
इसका जो मुहावना है, यानी कि ये अपना नदी का जल कहाँ पे गिराती है, तो वो है बंगाल की खाड़ी में। और इसकी जो हाइट है, हाइट यानी कि लंबाई जो है इसकी 1465 मीटर इसकी क्या है, लेंथ है। और इसकी हम अगर बात करें कि गोदावरी के सहायक नदियाँ कौन सी हैं, तो इसकी सहायक नदियाँ पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, वेनगंगा, प्रवदा या वर्धा, ये इसके सहायक नदियाँ भी पूछता है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और है कि गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है गोदावरी को। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, 1465 इसकी लंबाई है। अगला प्रश्न है, रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से बहने वाली नदी कौन सी है। रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी यानी कि दो पहाड़ियों के बीच में जो घाटी बन जाती है, जैसे दो पहाड़ियाँ हैं उसके बीच में अगर कोई घाटी है, तो उस घाटी के बीच अगर कोई घाटी में कोई नदी बहती है तो उसको रिफ्ट वैली या फिर भ्रंश द्रोणी कहते हैं। तो ये हमारी कुछ नदियां हैं, उनको देख लेते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं इसमें नर्मदा, तापी, लूनी, ए और बी दोनों। तो नर्मदा और तापी आपकी दो ऐसी नदियां हैं जो रिफ्ट वैली में बहती हैं। एक दामोदर नदी है, दामोदर भी रिफ्ट वैली में बहती है। 3 नदियां हैं, नर्मदा, तापी और दामोदर। तो ऑप्शन आपका ए और बी यानी कि 4th आपका सही हो जाएगा, नर्मदा और ताप्ती दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से कारक मृदा के निर्माण को प्रभावित करते हैं, यानी कि मिट्टी के निर्माण में किन तत्वों का योगदान है। तो ये उच्चावच है, वनस्पति, समय या ऑल ऑफ द अबव। तो मिट्टी के निर्माण में आपका उच्चावच भी है और वनस्पति भी, समय भी, और आपका जलवायु भी इसमें एक तत्व और है, जलवायु भी इसको प्रभावित करता है मिट्टी के निर्माण में। ठीक है, तो ऑल ऑफ द उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में किस प्रकार के वनों का विस्तार है। वनों के बारे में पूछा है, तो ऑप्शन दिए गए हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, कटीले वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, पर्वतीय वन। तो भारत के अगर हम बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्र में जो वन देखे गए हैं वो हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। क्वेश्चन बन सकता है, एनसीईआरटी का प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यूकेपीएससी पूछ सकता है इस टाइप का प्रश्न। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन का विस्तार है। अगला प्रश्न है, बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति देवदार, देवदार के जो वन होते हैं इनको बहुमूल्य वृक्ष भी कहते हैं। इनकी जो प्रजाति यानी कि देवदार के वन सर्वाधिक कहाँ पे पाए जाते हैं। ऑप्शन दिया गया है पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट या नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में। तो ये भी एनसीईआरटी का प्रश्न है और इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी हिमालय में। पश्चिमी हिमालय में सर्वाधिक देवदार के वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, दुवार स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। ये कुछ स्थलाकृतियाँ होती हैं जो कहीं किसी जगह में बनते हैं। तो एग्जामिनर पूछ सकता है, क्योंकि ये भी आपका एनसीईआरटी का प्रश्न है। मोस्ट ऑफ द सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, तो कोई भी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि दुवार स्थलाकृतियाँ कुछ आकृतियाँ होती हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं। ऑप्शन दिए गए हैं कश्मीर हिमालय, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, पश्चिमी घाट या फिर छोटा नागपुर का पठार। तो आपका राइट आंसर होगा दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में दुवार स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्व की किस राज्य को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है। ठीक है, उत्तर पूर्व के किस राज्य को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आपका मिजोरम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है, क्योंकि जो मिजोरम राज्य का जो गठन है वो कुछ मतलब सुसंगठित जो चीज़ें हैं उनसे बना हुआ है।
तो मोलेसिस बेसिन किस राज्य को कहा जाता है? मिजोरम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्वेश्चन क्या है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन दिए गए हैं अनाईमुड़ी, महेंद्रगिरी, डोडा बेटा और मलयागिरी। तो आपका राइट आंसर होगा अनाईमुड़ी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी आपकी अनाईमुड़ी है। ठीक है, अब बात अनाईमुड़ी की जो आपकी हाइट है वो है आपका, तो चलिए अनाईमुड़ी की बात हो रही थी। अनाईमुड़ी आपकी दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है और ये आपका अनामलाई की पहाड़ी पर स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 2695 मीटर, यानी कि 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कई बार एग्जामिनर ने इसको पूछा है, क्या पता आगे भी पूछ सकते हैं। तो 2695 मीटर अनाईमुड़ी की सबसे मतलब इसकी हाइट है। और दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपका डोडा बेटा। दूसरे नंबर पे डोडा बेटा है, इसकी है 2637 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी होगी आपकी अनाईमुड़ी। अगला प्रश्न है बरकान स्थलाकृतियों का संबंध किससे है? ये भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में और ये भी एनसीईआरटी का प्रश्न है। तो बरकान स्थलाकृतियाँ आपका मरुस्थल में पाई जाती हैं। ठीक है, जो मरुस्थली वाले इलाके होते हैं, जो राजस्थान के आसपास में जो आकृतियाँ बनती हैं उनको बरखान बोलते हैं। ठीक है, तो इसका संबंध मरुस्थल से है। अगला है भारत में मानसून प्रस्फोट यानी कि मानसून का फटना के लिए जिम्मेदार कौन है? पश्चिमी जेठ धाराएं, पूर्वी जेठ धाराएं, व्यापारिक पवनें या ला नीना। तो आपका मानसून के प्रस्फोट के लिए जो जिम्मेदार है वो है आपका पूर्वी जेठ धाराएं। अगला है ये थोड़ा गलत हो गया है टाइपिंग, यानी कि ये पूछ रहा है कि भारत में जो भारतीय महाद्वीप उपमहाद्वीप में मानसून का निवर्तन होने का मुख्य कारण क्या है? यानी कि भारत में मानसून का जो निवर्तन होता है उसका मेन रीज़न क्या है? तो ऑप्शन दिए गए हैं बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवाती अवदाब, सूर्य का दक्षिणायन होना, पूर्वी जेट स्ट्रीम या पश्चिमी विक्षोभ। मानसून का निवर्तन होना यानी कि सूर्य का दक्षिणायन होना। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। और एक इसमें पॉइंट आप ये भी नोट करना कि जो मानसून निवर्तन या मानसून प्रत्यावर्ती होता है उससे सर्वाधिक वर्षा आपका तमिलनाडु में होता है। अगर ये पूछेगा कि मानसून निवर्तन का मुख्य कारण क्या है तो सूर्य का दक्षिणायन होना, और इससे सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? वो होती है तमिलनाडु में। लास्ट प्रश्न है कार्तिक मास की ऊष्मा का संबंध किससे है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा। कार्तिक मास की ऊष्मा का संबंध है मानसून के निवर्तन से, यानी कि मानसून के निवर्तन को कार्तिक मास की ऊष्मा भी कहते हैं। तो इन प्रश्नों को आप देख लीजिएगा एक बार, और कल की वीडियो में इकोनॉमिक्स के मैं 20 क्वेश्चन लेकर आऊँगी। तो अलग अलग सब्जेक्ट के 20 क्वेश्चन डेली करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।